हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम भारत के भूगोल से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हम सभी प्रश्नों को चित्र के माध्यम से समझेंगे और सभी प्रश्नों को डिटेल्स में भी देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी, साबरमती नदी या मंडावा नदी या नर्मदा नदी। आपको बताना है इन चारों में कौन नदी है जो अरब सागर में गिरती है। आप चित्र में देख सकते हैं तुंगभद्रा नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसको हम डिटेल्स में भी देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। आप राज्य का नाम भी याद रखिएगा, हमसे एग्जाम में राज्य भी पूछ सकता है। हमसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है तुंगभद्रा नदी कौन कौन राज्य में बहती है, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है। ऑप्शन है जादूगोड़ा, ठुम्मलपल्ले या दलभूम या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, झारखंड में भारत की पहली यूरेनियम खान है। तो दोस्तों, झारखंड में कहाँ, जादूगोड़ा एक जगह है, वहीं भारत की पहली यूरेनियम खान है। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। आइए इसको हम देखते हैं डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यह म्यांमार देश है, यह हमारा भारत देश की राज्य है। आपको यह बताना है कौन राज्य म्यांमार के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है, नागालैंड भी करता है, मणिपुर भी करता है और मिजोरम भी करता है। दोस्तों, यह असम राज्य है जो व्हाइट वाला दिख रहा है बीच में, यह अपना सीमा साझा म्यांमार के साथ नहीं करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, असम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बारे में हम देखते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएं हैं। आप देख सकते हैं ये चारों देश हैं जो अपना सीमाएं म्यांमार के साथ साझा करती है। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के से समुद्री सीमा, यानी दोस्तों जो अंडमान निकोबार है वह अपना समुद्री सीमा म्यांमार के साथ साझा करती है, लेकिन असम राज्य अपना सीमा म्यांमार के साथ साझा नहीं करता है। हमसे प्रश्न नहीं पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है। ऑप्शन है केवल झारखंड में है, या झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, या झारखंड और उड़ीसा में है, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी सही हो गया। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, यानी दो राज्यों में है, झारखंड में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। यह 24,235 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये कर्नाटक राज्य है जहाँ भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की उत्पादन होता है। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। यानी दोस्तों, नंबर 1 स्थान पे कर्नाटक आता है और नंबर 2 स्थान पे केरल आता है और 3rd स्थान पे तमिलनाडु आता है। हमसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कॉफ़ी उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है या तीसरा स्थान किसका है। तो आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, सिल्क उद्योग के लिए, या पेट्रोलियम उद्योग के लिए, या कांच उद्योग के लिए। आपको बताना है पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कूच बिहार पश्चिम बंगाल में है जो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है। आपको बताना है जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है वह कहाँ सबसे ज़्यादा मुड़ती है। ऑप्शन है
कुला कांगड़ी, लुम्पो गांगरी, नामचा बरवा या नोइजिन कांग सोंग। तो दोस्तों ये नामचा बरवा में यू टर्न लेती है, ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यहाँ से दोस्तों 2-3 पॉइंट निकल के बाहर आता है जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाने की संभावना है। पहला प्रश्न यह पूछा जा सकता है ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना होगा यह भागीरथी में ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ है दोस्तों, यह तिब्बत में है, जगह भी आप याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों भारत और बांग्लादेश में भी बहती है, यानी 2 देशों में बहती है, तिब्बत में, भारत में और बांग्लादेश। दोस्तों 3 देश हो गया, तो आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। आप चित्र में भी देख सकते हैं हरियाणा में है, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह परियोजना कोयले पर आधारित है। इस प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनी तेल शोधक कारखाना है। आपको बताना है सबसे नया कौन रिफाइनी तेल शोधक कारखाना है। ऑप्शन है डिगबोई, पानीपत, ट्रॉम्बे या विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पानीपत। इसको हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, दिगबोई भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है। सबसे पुराना पूछे दोस्तों तो दिगबोई हो जाएगा। इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा था, सबसे नवीनतम पूछा था, हमसे सबसे पुराना भी पूछ सकता है। तो आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, सबसे पुराना जो रिफाइनरी है डिगबोई, उसकी स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। ट्रॉम्बे रिफाइनरी की स्थापना 1955 में, जबकि विशाखापट्टनम रिफाइनरी की स्थापना 1957 में की गई थी। और दोस्तों अंतिम पानीपत रिफाइनरी की स्थापना सबसे अंत 2002 में की गई थी। यानी दोस्तों सबसे नया जो रिफाइनरी है उसकी स्थापना कब किया गया था, 2002 में किया गया था। हमसे एग्जाम में सन भी पूछ सकता है, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। और सन पूछे तो 2002 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है। ऑप्शन है अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, गंडक नदी या घग्गर नदी। दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भागीरथी नदी है। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। आप टिहरी बांध को चित्र में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो आपको याद रखना होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। और यह दोस्तों कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ये सभी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आप सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। इसका निर्माण वर्ष 2006 में पूरा हुआ था। टिहरी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान क्षमता 1000 मेगावाट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। और हमसे प्रश्न पूछे सबसे ज़्यादा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है, तो दोस्तों ज़्यादा पूछे तो बिहार हो जाएगा और सबसे कम पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको देखो दोस्तों, हम डिटेल्स में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी दोस्तों 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। ज़्यादातर वहाँ जंगल है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 83,743 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। आपको बताना है भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन है भील, मीणा, गोंड या सहरिया। दोस्तों गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप गोंड जनजाति को चित्र में देख सकते हैं। आइए इनको डिटेल्स में समझते हैं। गोंड जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, पांडिचेरी, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर। जल्दी से दोस्तों बताइए, चुटक जल विद्युत परियोजना
कहाँ स्थित है? जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। चूटक जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। आप जगह याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 44 मेगावाट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। जैसे कि दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप मैप में भी देख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। हिमाचल प्रदेश की संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 मेगावाट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय वायुसेना को पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? यानी आपको बताना है भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड, यहाँ दोस्तों क्यों हो जाएगा, भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है गुवाहाटी, शिलोंग, कलकत्ता या ईटानगर। दोस्तों ये मेघालय के शिलोंग में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में स्थित है। पूर्वी कमांड की स्थापना 27 मई 1958 को की गई थी। देखिए दोस्तों सन भी याद रखिएगा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 27 मई 1958 को की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्नाटक में भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। भारत के कुल कॉफी उत्पादन क्षेत्र में 54% हिस्सा कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भगवान जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन उज्जैन, भुवनेश्वर, पुरी या हैदराबाद। दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुरी हो जाएगा। ये उड़ीसा में है। देखिए दोस्तों हम डिटेल्स में समझते हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री जगन्नाथ उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1161 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है? ऑप्शन गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या पेरियार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गोदावरी है। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों लंबाई हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि गोदावरी नदी का कितना लंबाई है। आप याद रखिएगा 1465 किलोमीटर है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों अगर प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तब आपका आंसर होना चाहिए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में त्रंबकेश्वर से निकलती है। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के में त्रंबकेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? ऑप्शन है 1948, 1952, 1962 या 1965 में। दोस्तों 1952 में जारी किया था। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, परंतु भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1894 में हो गई थी। देखिए दोस्तों भारत में वन नीति की शुरुआत ब्रिटिश काल यानी अंग्रेजों के समय से ही हो गया था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। 1952 और 1988 में इसमें संशोधन किए गए हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में किस नदी, देखिए दोस्तों प्रश्न पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में किस, दोस्तों प्रश्न गलती हुआ, किस नहीं होगा यहाँ पे, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? अलुवियल मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या एसिड सल्फेट मृदा। दोस्तों लाल मृदा पाई जाती है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। राढ़ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर पठार और गंगा डेल्टा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गुजरात के निकट कौन सी पर्वत श्रृंखला शुरू होती है जो पूर्व में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंचती है? ऑप्शन है विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, तोबा काकर श्रृंखला या सतपुड़ा श्रृंखला। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सतपुड़ा श्रृंखला। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं।
विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखला भारत को दो भागों में बांटती है। प्रश्न हमसे पूछा जाता है भारत को कौन दो भागों में बांटता है, तो आप याद रखिएगा विंध्य श्रृंखला और सतपुड़ा श्रृंखला। नर्मदा और तापी नदी सतपुड़ा श्रृंखला से उत्पन्न होती है, यानी दोस्तों नर्मदा नदी और तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सतपुड़ा श्रृंखला है। अगला प्रश्न हम देखते हैं भारतीय वन अनुसंधान संसाधन किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है गाजियाबाद, देहरादून, दिल्ली या लखनऊ। दोस्तों यह देहरादून में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको डिटेल्स में समझते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा बाबा बुदन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या गुजरात। दोस्तों बाबा बुदन पहाड़िया कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इसको डिटेल्स में समझते हैं। बाबा बुदन पहाड़िया कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। यह समुद्र तल से 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा सतमाला पहाड़िया किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। दोस्तों सतमाला पहाड़िया महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए डिटेल्स में समझते हैं। सतमाला पहाड़िया महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। यह सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। अगला प्रश्न हमारा पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है। ऑप्शन है रिहंद, महानदी, बैतरणी या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये महानदी पे स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। यह बंदरगाह 12 मार्च 1966 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है। ऑप्शन है 14, 16, 17 या 20। दोस्तों भारतीय रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 में की गई थी। प्रश्न पूछा जाता है भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई थी। आप सन याद रखिएगा, 8 मई 1848 में किया गया था। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेल नेटवर्क की लंबाई 1,21,407 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है। यानी दोस्तों कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व और मालदीव के पूर्व में स्थित है। ऑप्शन है लक्षद्वीप सागर, मन्नार की खाड़ी या पल्क स्ट्रेट या मिनिकॉय। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लक्षद्वीप सागर। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,86,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच में बहती है। दोस्तों यहाँ होगा आपको बताना है मतभंगा नदी किन दो देशों के बीच बहती है। ऑप्शन भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार या भारत और श्रीलंका। दोस्तों मतभंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए डिटेल्स में समझते हैं। मतभंगा नदी भारत में कृष्णगंज से होकर गुजरती है। यह नदी कई भागों में बटी हुई है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन है बीजांग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। दोस्तों कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो गया। डिटेल्स में समझ लेते हैं। केरल का कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह वेम्बनाड कायल में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है बाराटांग द्वीप, बेरेन द्वीप, कार निकोबार या हेवलॉक द्वीप। दोस्तों बाराटांग द्वीप में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप के बाराटांग द्वीप में स्थित है। कभी दोस्तों ये बाराटांग द्वीप न लिखकर अंडमान व निकोबार लिखा रहेगा तो आप अंडमान व निकोबार पे टिक लगा दीजिएगा। इसकी स्थानीय भाषा में इसे जलकी कहा जाता है, यानी दोस्तों अंडमान और निकोबार के लोग इसे जलकी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा गोमेद, चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या तमिलनाडु। दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा।
डिटेल्स में हम समझते हैं। गुजरात भारत में गोमेद, चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात फ्लोराइट, फायरक्ले और सिलिका सैंड, लिग्राइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अग्रणी है, यानी दोस्तों सबसे आगे है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा। दोस्तों गुजरात राज्य नमक उत्पादन में सबसे बड़ा आगे है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में प्रति वर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न हमसे पूछ सकता है भारत में प्रति वर्ष कितने नमक का उत्पादन होता है? तो दोस्तों 160 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य है। उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, मणिपुर राज्य के सबसे बड़ा कुटीर उद्योग कौन सा है? ऑप्शन है रेशम कीट पालन, हथकरघा उद्योग, चमड़ा उद्योग या पटसन उद्योग। दोस्तों हथकरघा उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको हम समझते हैं। मणिपुर में लगभग 4 लाख लोग हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसमें अधिकतम महिलाएं शामिल है। अगला प्रश्न हमारा, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर या कोच्चि। दोस्तों ये चेन्नई में स्थित है पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसको डिटेल्स में समझते हैं। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र की स्थापना 1958 और 1998 और 99 में की गई थी। यह तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, जम्मू कश्मीर या मेघालय। दोस्तों केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप केसर को चित्र में देख सकते हैं। कश्मीरी केसर की गुणवत्ता, रंग व स्वाद विश्व के सर्वोत्तम माना जाता है। कश्मीर के एक छोटे से क्षेत्र पम्मोर में अधिकतम केसर की खेती की जाती है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कोच्चि। दोस्तों भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को की गई थी। यह समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा, भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? ऑप्शन है सिवाना समुद्र, बारासूर सागर, कृष्णा राजा सागर या स्टेनले जलाशय। दोस्तों सिवाना समुद्र हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको डिटेल्स में समझते हैं। सिवाना समुद्र प्रपात कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है। इस स्थान पर भारत और एशिया का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1902 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है या तीसरा स्थान है या चौथा स्थान है? दोस्तों इस स्टील उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए हम डिटेल्स में समझते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार चीन और जापान के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादन देश है। देखिए दोस्तों प्रश्न हमसे पूछ सकता है विश्व में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन कहाँ होता है, स्टील का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको याद रखना होगा चीन में होता है, उसके बाद जापान में होता है और तीसरा स्थान भारत में होता है। 2017 में भारत का स्टील उत्पादन 101 मिलियन मीट्रिक टन था। अगला प्रश्न हमारा, भारत के कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% हिस्से से अधिक है? ऑप्शन है 1, 2, 5 या 6। दोस्तों 5 राज्यों के क्षेत्रफल जो है वह 75% हिस्से से अधिक है, ऑप्शन सी सही हो गया। देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड का 75% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वन से ढका हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या नागालैंड। दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। डिटेल्स में हम समझते हैं। यह जल विद्युत परियोजना असम में
कोपिली नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 275 मेगावाट है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या गुजरात। दोस्तों राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क है। ऑप्शन ए सही हो गया। भारत में रेलवे की शुरुआत 1854 में हुई थी। भारत में कुल रेल नेटवर्क 1,81,407 किलोमीटर है। यह अमेरिका, रूस और चीन का विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अगला प्रश्न हमारा, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। दोस्तों पेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी सही हो गया। इसको डिटेल्स में समझते हैं। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 676 किलोमीटर है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्न समझ में भी आया होगा। अगर सभी प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।